सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग 7 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रहे थे। 7 ट्रांजेक्शन हम लोग को बोल रहा है कि आपको 2,40,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। आपको यहाँ पे जो नुकसान हुआ था 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ये मिल रहा है आपको। जो 2 अक्टूबर को नुकसान हुआ था, नुकसान मेरा 3 लाख का हुआ था। तो आपको इस तरह से एंट्री पास करनी है कि इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 2,40,000। या आप नॉर्मल लॉस में भी डाल सकते हो, एबनॉर्मल लॉस में भी डाल सकते हो। उसका आपका नुकसान तो हुआ ही है, 60,000 का नुकसान हो गया है। टू लॉस बाय फायर आपको टैली में इस तरह से एंट्री पास करनी है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 2,40,000, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 60,000। एबनॉर्मल लॉस में आप बताओ मत कि कौन से प्रोडक्ट का नुकसान हुआ है, ठीक है। उसको एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करके आप यहाँ पे 60,000 पाइए। टू, आपको यहाँ पे लॉस बाय फायर बताना पड़ेगा। लॉस बाय फायर अकाउंट यहाँ पे देखो नलीफाई हो गया है। पहले हम लोग ने लॉस बाय फायर को डेबिट किया था अकाउंट, अभी इसको मैं अकाउंट कम करने के लिए, कम क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे 67 का नुकसान हो गया है, उसमें से 2,40,000 रिकवरी हो गया है, लाइक रिसीवेबल है, बट ये मेरा नुकसान कम हो गया है। तो लॉस बाय फायर को आपको यहाँ पे अपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप लॉस बाय फायर कट हो गया, 0 हो गया 3 लाख से, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिसिप्ट नहीं कर रही हूँ अभी तक, जब तक आपको बोला नहीं है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तब तक आप उसको F6 रिसिप्ट में एंट्री मत पास कीजिए कि आपको 2,40,000 रिसीव हो गया है करके। अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपने एडमिटेड बाय आपको बोला है कि सिर्फ मिलने वाला है 31 अक्टूबर को। तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए, 31 अक्टूबर कर दीजिए। समझ में आया? जब तक आपको बोला नहीं है तो आप सिर्फ जेबी पास करके रखिए। ये सब हम लोगों ने बुक करके रखा है मेरा एक्सपेंसेस। अगर मेरे को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर वो बोल रहा है कि आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लिया है, तो मैं F6 में जाके उसको रिसीव कर लूंगी। क्या रिसीव करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पे डेबिट किया था, उसको वहाँ पे क्रेडिट करके नलीफाई कर दूंगी। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा फर्स्ट एंट्री है, अभी तक कुछ बोला नहीं है सब में। ये 7 ट्रांजेक्शन बोला है, उसके बाद 8 ट्रांजेक्शन नॉर्मली दूसरा पास कर लिया है, तो आपको यहाँ पे वो पास करने की जरूरत नहीं है, तो रिसिप्ट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोला नहीं है। आपको यहाँ पे बोला है ऑन 31 अक्टूबर आपको बिल मिला है 399 रुपीज का, प्लस जीएसटी आपको लगाना है 18%। बिल मिला है मतलब क्यों मिला है? वी लिमिटेड से मिला है। वी लिमिटेड इज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो कंपनी है, वहां से आपको पोस्टपेड का बिल आया होगा 399 रुपीज का। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल एंट्री पास करना है, दैट इज अ टेलीकॉम सर्विस अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लगेगा और आपको वी लिमिटेड का यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है। आपने परचेस किया है, F9 में जाइए, बट आपने यहाँ पे सर्विस लिया है, अपने नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे सर्विस लेना है, आइटम नहीं लेना है। तो अल्ट आई करके आप पहले अपना चेंज कर लीजिए। इनवॉइस कौन सा इनवॉइस चल रहा है आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 8 ट्रांजेक्शन चल रहा है तो इनवॉइस मेरा 8 होगा। डेट मेरा 31 अक्टूबर ही है। पार्टी का नाम पूछ रहा है तो पार्टी का नाम आपको फ्रॉम, देखो यहाँ पे बोला है वी लिमिटेड, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा वी लिमिटेड। अल्ट सी, वी लिमिटेड जो न्यू हो गया है अभी। ये कहाँ जाएगा? आपने परचेस किया है, दैट मीन्स योर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपको लेना है। यहाँ पे आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी बताना है। वेस्ट बंगाल रजिस्टर है, जीएसटी नंबर बता दो। आपको क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ, ठीक है। 19AAA BCI 6363 G1ZJ, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है तो यहाँ पे हम लोग एंड में जाके ना यहाँ पे देख लेते हैं कि एरर कुछ आता है क्या। नॉर्मली आना चाहिए बट आ रहा है कि नहीं पता नहीं। देखो एरर आया, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। ये जानबूझ के आपको बताया मैंने कि एरर कैसे आता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी एंट्री करे थे सबका राइट ही था। तो अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो आपको ऐसा एरर आएगा कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, ठीक है। तो लास्ट में के नहीं है, लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जी दिया हुआ, तो आप वो डालिए। तो अभी एंटर करोगे तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, दैट मीन्स वो प्रॉपर है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? टेलीकॉम सर्विस क्रिएट कर लीजिए आप। टेलीकॉम सर्विस कहाँ पे जाएगा? ये मेरा तो एक्सपेंसेस ही है यार, फोन का पैसा देना पड़ रहा है, मेरा तो एक्सपेंसेस ही है। जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? एप्लीकेबल है ना? जीएसटी एप्लीकेबल है, इधर भी यस कर दीजिए आप। यहाँ पे भी बताइए। मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या टेलीकॉम? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते हो आप, डायरेक्ट किस, इनडायरेक्ट है, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस आपको यहाँ पे लेना है, आपको यहाँ पे HSN कोड डालना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए तो एप्लीकेबल कर सकते हो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी यहाँ पे इंट्रा लगने वाला है, मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल नहीं भी लेती हूँ, अगर सॉरी परचेस टैक्सेबल अगर नहीं भी लेती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक लेगा। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं नॉट एप्लीकेबल करके। नॉर्मली अगर आपको यहाँ पे पता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको बताना पड़ेगा दैट इज परचेस टैक्सेबल। परचेस टैक्सेबल क्यों आया? क्योंकि ये इंट्रा ट्रांजेक्शन है। इंटर होता तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लेते हम लोग, एक अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी ले रहे हो, ये रिवर्स चार्ज नहीं है, ये लीगल सर्विस नहीं है जो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, ये नॉर्मल सर्विस है। नॉर्मल ये सर्विस हो गया, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस हो गया, ये सब नॉर्मल सर्विस है। आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। 18% लगा है तो सर्विस, सर्विस पे 18% ही लगता है, सर्विस पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको टीडीएस लगाना है क्या? टेलीकॉम सर्विस, ठीक है। यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस नॉर्मली आपको 399 का अमाउंट दिया हुआ है, 399 आप ले लीजिए। जीएसटी लगाना है क्या? चेक कर लीजिए, जीएसटी तो लगेगा, ये मैंने आपको बताया 18% लगाना है, 99% वो लगा रहा है। देखो 35.91 लगा रहा है, हमारा कितना आया है? 35.91 तो हमारा बरोबर, ठीक है। इसका एंट्री आप लोग ने बुक में किया हुआ है, तो आप वो भी क्रॉस चेक करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल एंटर नहीं करना है क्योंकि हम लोग आइटम में नहीं है, हम लोग पर्टिकुलर्स में ही है। तो आपको नॉर्मली एक ही बार एंटर करना है, अमाउंट के बाद से एक ही बार एंटर करना है। और इनपुट आपको चार्ज करना है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। मतलब अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हो, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये मैंने परचेस किया है, ये टेलीकॉम सर्विस परचेस किया, तो ये मेरा लाइक नॉर्मल सर्विस है, तो मैंने इसको लिया और मैंने इसको अल्ट आई में प्रेस किया था। अल्ट आई प्रेस करने के बाद पर्टिकुलर्स, दैट इज अकाउंटिंग इनवॉइस बना रही हूँ मैं, आइटम इनवॉइस नहीं है यहाँ पे, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में आपको एक ही बार एंटर करना है और डायरेक्टली जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल करना है। ठीक है, समटाइम्स हम लोग ने इंपोर्ट ऑफ मशीनरी देखा था, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कैसे किए थे, तो वो तो आरसीएम का केस है। बट समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आप मशीनरी इंपोर्ट ही करोगे, समटाइम्स आप मशीनरी इंडिया से भी खरीद सकते हो, तो उसके लिए भी आपको नॉर्मल एंट्री पास करना है, अल्ट आई करके इसी में एंट्री पास करना है। बट जहाँ पे आपने टेलीकॉम सर्विस लिया है वहाँ पे आपको मशीनरी क्रिएट करना पड़ेगा। मशीनरी क्रिएट करने के बाद उसका अमाउंट लगा के सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, बिकॉज मशीनरी परचेस करना वो आरसीएम में नहीं जाएगा, मशीनरी इंपोर्ट करना आरसीएम में जाता है, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया था। क्योंकि नॉर्मली दो चीजें हो सकती है, आप परचेस ऑफ कैपिटल गुड्स भी आ सकता है या इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स आ सकता है। तो परचेस किया मतलब नॉमिनल है, जैसे अभी तक हम लोग एंट्री पास करे वैसे ही करना है। ये सर्विस इंपोर्ट किया था, वो गुड्स इंपोर्ट करेंगे। ये गुड्स परचेस किया है, सर्विस परचेस करेंगे, सेम है। समझ में आया? हाँ मैम। ये टेलीकॉम सर्विस 399 लिया, जीएसटी वगैरह सब बरोबर है। 470.82 पैसा आ रहा है, देखो लास्ट वन आप चेक कर लीजिए, आपका वी लिमिटेड से कितना है अमाउंट, 470.82 पैसा है। समझ में आया? ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोल ए कर दीजिए आप यहाँ से। नेक्स्ट 9 ट्रांजेक्शन है क्या? कुछ 9 ट्रांजेक्शन नहीं है। अभी आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये आपको बना के चेक करना पड़ेगा, दैट इज योर एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे हम लोग को पास करना है। ओके, सो मेरा सेल्स का अमाउंट कितना है, आईजीएसटी का अमाउंट कितना है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करने का, किधर जाने का, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, और डिस्प्ले जाते हैं, किधर जाते हैं हम लोग, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था, किधर जाते हैं, डिस्प्ले में नहीं जाना है आपको, बैलेंस शीट में जाना है। गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाने के बाद अल्ट ए कर सकते हो यहाँ पे, और ड्यूटी एंड टैक्स में जाना है, लाइबिलिटी साइड पे। गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट, अल्ट ए करके, अल्ट F1 करके ड्यूटी एंड टैक्स में जाइए, उसको एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, दो हाइड कर दिया, आपको सिर्फ आउटपुट बताने के लिए मैंने दो चीजें हाइड की। हाइड कैसे करते हैं हम लोग पीसी में, यहाँ पे कुछ भी चीज में हाइड करना रहेगा तो क्या करते हैं, नहीं अल्ट आर करोगे तो आपको ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं हाइड इसलिए किया क्योंकि मैं आपको पहले यहाँ पे आउटपुट का बताने वाली, तो हम लोग को पहले वो चेक करना है राइट है या रॉन्ग है। आप चेक कीजिए आपका आउटपुट आईजीएसटी कितना है, आपका आउटपुट आईजीएसटी है 2,59,200। हमारा चेक कीजिए कितना आ रहा है आईजीएसटी, 2,59,200। ये आप लोगों को मैंने बुक में करने के लिए बोला था, किया आप लोगों ने? मैंने आप लोग का ये चेक नहीं किया है, तो आप लोग अभी क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है,
तो आप लोग चेक भी करती जाइए, उस दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था ये चीजें। तो IGST 2,59,200 आना चाहिए और यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है, तो चेक कर लिया मैंने, उसको भी हाइड कर लो। अभी मेरे को पता चला आउटपुट CGST SGST कितना है, 1,60,215, 1,60,215, चेक कर लीजिए उतना है या नहीं। समझा आपको? 1,60,215। हम लोग अभी क्या करते हैं, ITC चेक करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट चेक करना है, तो आउटपुट को हाइड कर दीजिए। इनपुट में IGST नहीं है, इनपुट में IGST नहीं है तो नील आना चाहिए आपका IGST। देखो IGST नील है, दिख रहा है। अगर आप इनपुट CGST देखोगे तो आपको कितना अमाउंट आ रहा है, 2,84,250। हमारा कितना आ रहा है, 2,84,250 नहीं आ रहा है, 285 आ रहा है। क्यों ऐसा? 285.91। जस्ट होल्ड ऑन 2 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, हम लोग ने हमारा आउटपुट चेक कर लिया, अभी हम लोग इनपुट चेक कर रहे थे। तो इनपुट हम लोग ने जो चेक किया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना, 284,250 ये लोग का कैसे आया है। इनपुट CGST का टोटल लिया है ये लोग ने, मतलब हम लोग ने टोटल 8 ट्रांजेक्शन की 8 एंट्री पास की है। जहां पे आपको इनपुट CGST डेबिट दिख रहा है उसका सबका टोटल लो, क्रेडिट दिख रहा है तो हाँ डेबिट डेबिट ऐड करना है, क्योंकि डेबिट डेबिट भाई भाई है, डेबिट क्रेडिट दुश्मन, तो क्रेडिट को माइनस करो। मतलब अगर जहां पे भी RCM का केस होगा, या तो आप नलीफाई भी कर सकते हो, आपके ऊपर है वो, एडलेस नहीं समझ में आ रहा है तो नलीफाई भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी ट्रांजेक्शन जो एंट्री पास किया है, तो जितने भी आपकी डेबिट साइड पे इनपुट CGST आपको दिख रहा है सबका टोटल कीजिए, आपको इतना अमाउंट आएगा। सेम भी आपको आउटपुट के साथ भी करना है। आउटपुट का टोटल कैसे आएगा, आउटपुट CGST का टोटल वैसे ही आएगा, सेल्स का जितना भी ट्रांजेक्शन है या फिर आउटपुट CGST जितना भी दिख रहा है आपको ट्रांजेक्शन में एड ऑन कीजिए, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। समझ में आया? तो ये अमाउंट उस तरह से आया, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है आप उसमें चेक कर लीजिए, या आपको वहां पे भी एंटर करके देखोगे तो बताएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा। इनपुट CGST को भी आप एंटर करोगे, 284 कैसे आया, तो ये देखो इस तरह से आया। यहाँ पे आप क्या करोगे, पीरियड F2 करके 8 हटा दीजिए, तो आपको बता रहा है 284,250 कैसे आया, देख लीजिए। आपका फर्स्ट परचेज था 3 लाख रुपीज का, आपका फर्स्ट परचेज है 3 लाख रुपीज का, उसमें से आपको क्या करना है, GST एक्सपेंसेस माइनस करना है, क्योंकि लॉस हो गया आपका। समझ में आ रहा है? सेकेंड ट्रांजेक्शन में तो आप हम लोग का हुआ था ना, 4 ट्रांजेक्शन में लॉस बाय फायर, जब लॉस बाय फायर हो रहा है तो उस पर आपको ITC नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा तो उतना आपको माइनस करना है, माइनस करना है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक JV पास किया 18,000, तो 3 लाख में से 18,000 आपको माइनस करना है। फिर टैक्स ऑन RCM आया, देखो 2250, ये RCM का केस है, RCM भी माइनस ही होता है, तो 3 लाख इसमें से आपको ये माइनस करना है, ये दो चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट टोटल जो आ रहा है आपको 3,04,500 आ रहा है, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप देखोगे तो 20,250 आ रहा है। तो अगर 3,04,500 में से ये माइनस करोगे तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। अभी मत पूछना ये अमाउंट कैसे आया 3 लाख और ये सब, ये 3 लाख आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो आपने परचेस किया था, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन मेरा सेल्स था, थर्ड ट्रांजेक्शन भी मेरा सेल्स था, फोर्थ ट्रांजेक्शन में मुझे लॉस हो गया तो 18,000 को मैंने GST एक्सपेंसेस में डाला, फिर ये RCM की एंट्री है, ये तीनों, इतना ही ये परचेज का, तो टोटल आपको 284 आ ही जाएगा। समझ में आया? तो अभी आपको करना क्या है, हमारा भी उतना आंसर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उतना लिख के लेते हैं कि मेरा IGST का बैलेंस है 259,200, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 259,200, एंड यहाँ पे आपको 1,60,215 दिख रहा है, तो वो भी यहाँ पे मुझे आउटपुट में दिख रहा है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, लेकिन मुझे सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूटिलाइज करना है, पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास ITC में IGST का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स IGST, दैट मीन्स आपके पॉकेट में उतना बैलेंस आपके पास नहीं है। जब आपके पास उतना पॉकेट में बैलेंस नहीं है तो आप बैंक बैलेंस में जाइए, सिंपल है। लेकिन पहले IGST नहीं है ना, पॉकेट में कुछ भी नहीं है, तो उसको नील नील कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहला स्टेप क्या है, जो स्टेप वाइज है उसी वाइज हम लोग जाएंगे। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ये हटा दिया होता, डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर लिया होता ना, तो प्रॉब्लम होता। हम लोग को हर बार याद रखना है कि आउटपुट टैक्स में से पहले IGST, दैट मीन्स और पॉकेट में से ही बैलेंस माइनस होना है। पॉकेट में नहीं है तो उसको नील करके वापस GST पेबल में आइए ना, आप सेम अमाउंट आएगा। अभी हम लोग उसको लेस करेंगे, लेस क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास CGST और SGST का क्रेडिट अवेलेबल है, दैट इज माई, मेरे बैंक बैलेंस में पैसा है, मेरे जेब में नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बैंक बैलेंस में तो है। तो CGST SGST का क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, तो पहले आप CGST SGST का यूटिलाइजेशन कर लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST का खुद का यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो 1,60,215 में से 1,60,000 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास CGST के अकाउंट में कितना बैलेंस है,
CGST के अकाउंट में 2,84,250 रुपीज आपके पास बैंक में बैलेंस है। मेरे CGST का जो अकाउंट है उसके अंदर 2,84,250 का मेरा क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है मेरे बैंक में, बट उतना बैलेंस दिख रहा है, लेकिन मेरे को उतना पूरा यूटिलाइज नहीं करना है। मुझे सिर्फ CGST को कितना पेमेंट करना है, 1,60,215 पेमेंट करना है। तो बैंक में कितना भी होने दो, बट जितना पेमेंट करना है उतना ही करूंगी मैं। तो जितना करना है उतना आप माइनस कर लो, उतना बैलेंस अवेलेबल है, दोनों में है। SGST में भी आपके पास उतना बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज 2,84,250 आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? आपके पास भले बैंक में अवेलेबल हो, लेकिन आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। जितना सामने वाले को देना है उतना ही आप दोगे। तो मेरे पास इतना बैलेंस है जेब में, पॉकेट में नहीं, सॉरी बैंक बैलेंस में मेरे पास इतना है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही निकालूंगी मैं, इतना ही विड्रॉ करूंगी, क्योंकि मेरे को इतने का ही शॉपिंग करना है फॉर एग्जाम्पल। तो ये बैंक बैलेंस में से इतना निकाल के आप इतना यूटिलाइजेशन करके आप माइनस कर दो। अभी आपके पास कितना अवेलेबल बचा, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करोगे? तो आपने ये जो यूटिलाइजेशन किया है ना, इसका भी आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले यूटिलाइजेशन की एंट्री पास कर रहे हैं। हम लोग यूटिलाइजेशन की एंट्री पास कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन कैसे किया मैंने? ये जो मुझे आउटपुट CGST को पेमेंट करना था, आउटपुट SGST को जो मुझे पेमेंट करना था, वो मैंने आउटपुट में से कर लिया ना, इनपुट में से कर लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्ट आई करके आप प्रेस कर लीजिए, डबल एंटर करके अल्ट आई किया मैंने यहाँ पे। तो एक JB पास करना है मुझे, F7 में चाहिए, JB पास कीजिए। क्या आएगी JB की एंट्री, किस तरह से पास करोगे? जो बैलेंस अपोजिट करना है अभी यहाँ पे, आउटपुट CGST मेरा क्रेडिट बैलेंस है, उसको पे कर दूंगी तो डेबिट, मतलब पे कर दूंगी तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो दो ऑप्शन है, माइनस करो या डेबिट करो। तो हम लोग डेबिट करते हैं, हम लोग माइनस नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट CGST में बैलेंस लिखना है, जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1,60,215 मुझे बैलेंस दिख रहा है। देखो जीरो हो गया, दिख रहा है? मतलब यहाँ पे आउटपुट CGST का जो बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आप पूरा बैलेंस उतना ही लोगे जितना अगर आपके पास बैंक में बैलेंस अवेलेबल होगा तो। मतलब फॉर एग्जांपल से यहाँ पे आपको अगर देखोगे, इनपुट आउटपुट CGST कितना दिख रहा है, 1,60,215 मुझे दिख रहा है, बरोबर। लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरे पास बैंक में CGST का जो अकाउंट है, इनपुट CGST का अकाउंट, उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचा हुआ। तो क्या आप 160 माइनस कर सकते हो क्या? मतलब फॉर एग्जांपल से आपने 1,60,215 का शॉपिंग किया है और आपके पास बैंक बैलेंस में सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, तो आप चुका पाओगे क्या 1,60,000? नहीं चुका पाओगे, क्योंकि कितना चुका पाओगे आप? जितना रहेगा उतना ही दे सकते हैं। तो आप वो टाइम पे आप सिर्फ 1,50,000 ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10,215 अभी भी बैलेंस है। ये आप कभी करना है आपको, ये सब कभी सोचना है जब आपका बैंक बैलेंस कम होगा और आउटपुट ज्यादा होगा, तभी आपको ये सोचना है। समझ में आया? बट ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट कम है और ITC ज्यादा है। जब मेरा ITC ज्यादा है तो जितना है उतना लिख लो ना, पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता दिया, मैं ये सम के साथ आपको पॉसिबिलिटीज भी बता रही हूँ कि इनकेस अगर दूसरा पॉसिबिलिटीज आया तो आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जीरो हो गया, जीरो हो गया तो किसको अगेंस्ट जा रहा है, इनपुट CGST के अगेंस्ट जाएगा। पूरा नहीं लेना है, जैसे टोटल पूरा ले लिया 160,215 इसको दो, और बाकी का आप क्या करोगे, SGST में से माइनस करो। अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरे पास बैलेंस कितना था, देखो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको 284,250 मेरा SGST में बैलेंस था और CGST में भी उतना ही बैलेंस था, दिख रहा है। लेकिन ये दोनों का पेमेंट करने के बाद इन दोनों को मैंने क्रेडिट करके यूटिलाइज कर लिया है, तो अभी आप बैलेंस देखो कितना दिख रहा है, 1,24,035, 1,24,035 रुपीज मेरे पास अवेलेबल बैलेंस बचा हुआ है दोनों में। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिंग आउटपुट CGST एंड SGST स्टेड CGST एंड SGST। समझ में आया? ये आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट किया हमने। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडजस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली जर्नल में एंट्री नहीं पास कर सकते हो। आप लोग बता भी नहीं रहे हो, याद नहीं दिला रहे हो, अल्ट J करना पड़ता है, GST करना होगा। यहाँ पे हम लोग को मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप भूलना मत, F7 पर जब भी पास करोगे आपको अल्ट J करना है। अल्ट J करने के बाद आपको यहाँ पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है।
लास्ट टाइम मुझे क्वेश्चन रेज किया था यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कि यहाँ पे इंक्रीज कब करना है और डिक्रीज कब करना है। तो इंक्रीज हमको तब करना होता है जब मैं रिसिपिएंट की लाइबिलिटी मैं पे करूंगी, तो मुझे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। बट यहाँ पे मैं मेरी लाइबिलिटी मैं एडजस्ट कर रही हूँ इनपुट सीजीएसटी के साथ, तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि मेरे को इतना पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैंक बैलेंस का पैसा अवेलेबल है। तो उतना पैसा अगर आपको पे नहीं करना है मतलब अपोजिट करके उसको डिक्रीज कर लीजिए अपनी लाइबिलिटी। समझ में आ गया? हाँ यहाँ मैम। पे आप कंट्रोल ए कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना बैलेंस अवेलेबल बचा, क्योंकि मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी का तो आउटपुट खत्म हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी का आउटपुट खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए जरा, अभी मुझे सिर्फ इसका पेमेंट करना है, किसका? आईजीएसटी का पेमेंट करना है 2,59,200। आईजीएसटी। लेकिन मेरे पास इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना पैसा है, मतलब मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा बचा हुआ? एसजीएसटी के बैंक अकाउंट में 1,24,00,000 बचा हुआ है, एसजीएसटी के अकाउंट में बचा है 1,24,00,000। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको टोटल करना पड़ेगा कि मेरा अमाउंट कितना बचा है। आप कैलसी अगर यूज करोगे तो आपको पता चलेगा 2,48,070 रुपीज आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आउटपुट आईजीएसटी कितना आ रहा है? 2,59,200 आ रहा है। क्या आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो? मतलब ये सिचुएशन जो मैंने आपको पहला सिचुएशन बताया था वो सिचुएशन आपके सामने वापस आ चुका है। मतलब यहाँ पे मेरे पास आईटीसी कम है और आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, डबल एंटर प्रेस करने के बाद अल्ट आई करिए और अल्ट आई करने के बाद F7 में जाइए। F7 में जाने के बाद अल्ट जे करने के बाद जीएसटी, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एचएस अगेंस्ट क्रेडिट, इतना तो करना ही है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आउटपुट आईजीएसटी। अभी आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट आईजीएसटी कितना दिख रहा है? 259,200 दिख रहा है। बट आपके पास उतना बैलेंस अवेलेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस अवेलेबल होता, यस, अगर आपके पास पूरा बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे 259,200 करके इसको नलीफाई कर देती, जीरो कर देती। बट मेरे पास उतना बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो कितना अवेलेबल है? 2,48,070 रुपीज अवेलेबल है। कितना दिख रहा है? 2,48,070 आपके पास बैलेंस दिख रहा है, मतलब इतना पेबल आ रहा है। और आईटीसी यूटिलाइजेशन करने के बाद भी आउटपुट आईजीएसटी 11,130 मेरा पेबल आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने ये आउटपुट आईजीएसटी यूटिलाइज कैसे किया, जरा बताएंगे मुझे? हम लोग ने क्या किया, इनपुट सीजीएसटी को लिया। कितना लिया? जितना होगा आपके पास उतना। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा इनपुट सीजीएसटी के नीचे 1,24,035 आपको वो दिख जाएगा। 2 एंटर कीजिए, इनपुट एसजीएसटी ले लीजिए, जितना आपको दिख रहा है, मतलब उतना पूरा यूटिलाइज हमको करना है जब तक मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो नहीं हो जाता तब तक। समझ में आया? यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हो आउटपुट आईजीएसटी, या आप लिख सकते हो इनपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। समझ में आया नरेशन कैसे लिखना है? समझा आपको? जैसे आप एंटर करोगे और बैलेंस शीट में जाके आप ड्यूटी एंड टैक्स में जाइए, तो अभी हम लोग को सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है। कौन सा नाम दिख रहा है? आउटपुट आईजीएसटी का नाम दिख रहा है। कभी भी याद रखना, मुझे यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में या तो माइनस में बैलेंस दिखना चाहिए या तो जीरो दिखना चाहिए। ड्यूटी एंड टैक्स में माइनस में दिखना चाहिए। माइनस मतलब उतना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। या तो इसको जीरो करो, इतना पेबल आ रहा है। पेबल करने के लिए आप कहाँ से पेमेंट कर सकते हो? यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आंसर आता है। देखो ये तो नील हो गया, ये हम लोग ने 248 माइनस किया यहाँ से, तो मेरा अमाउंट आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस चेक किया कि मेरा 2,59,200 में से 248,070 मैंने माइनस किया क्योंकि मेरे पास उतना ही क्रेडिट अवेलेबल था। अभी भी अगर आप देखोगे तो जीएसटी पेबल आ रहा है 11,130। तो ये जो जीएसटी पेबल आता है इसको पे ऑफ करना होता है। इसको क्या करना होता है? पे ऑफ करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। पे करने के लिए आप क्या करोगे, किधर जाओगे? पेमेंट कहाँ से होता है? पेमेंट से होता है, दैट इज F5।
हाँ एफआई में जाके पेमेंट की एंट्री पास करनी, लेकिन कभी भी याद रखना गवर्नमेंट को जो पैसा हम लोग देते हैं वो अल्ट एस करके पेमेंट देते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी का पेमेंट देते हैं। ये सब कंपलसरी पेमेंट होता है। जीएसटी का पेमेंट देना है, कौन सी डेट का देना है, 1 अक्टूबर से देना है, 31 अक्टूबर तक ले लो। ये रेगुलर पेमेंट हो रहा है, ये रिसिपिएंट की लायबिलिटी नहीं है, ये रेगुलर पेमेंट कर रही हूँ मैं जीएसटी का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक ले लो, आपका जो बैंक है, और कौन सा पेमेंट करना था आपको, आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करना है। जितना बैलेंस दिख रहा है उतना पूरा लिख लेने का। यहाँ पे 0 हो गया, मतलब इतना पेमेंट आपने बैंक से दिया, बाकी जितना हो सकता था हम लोग ने उतना यूटिलाइजेशन किया, बाकी हमने क्या किया, पेमेंट कर दी। ठीक है, इसको आप ओके ओके कर दीजिए या फिर कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे, अभी आप बैलेंस शीट में जाइए, ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाके ड्यूटी एंड टैक्स में जाइए, ऑल्ट F1 कीजिए, और जैसे आप ड्यूटी एंड टैक्स में जाएंगे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो मैंने आपको वही बोला, या तो आपको ऐसा नील दिखना चाहिए जैसा अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, या तो आपको नेगेटिव में दिखना चाहिए, दैट इज योर कैरी फॉरवर्ड अमाउंट। क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? हाँ मैम। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, जीएसटी की एंट्री पास कर ली, जो एडजस्टमेंट एंट्री थी वो भी हमने पास कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉग प्रेस करेंगे। डॉग मतलब डी से, डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले, ओ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी एंड जी स्टैंड्स फॉर जीएसटी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी R1 दिख रहा है, उसके बाद जाना है जीएसटी R1 में जाइए। यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन 0 दिख रहे हैं आपको, तो 0 जो दिख रहा है उसको आप क्या कीजिएंगे, यहाँ पे पीरियड चेंज कर लीजिए, या तो पीरियड हटा दीजिए। आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि टोटल आपने जो एंट्री पास की है दैट इज योर 15 ट्रांजेक्शन, बट वो 15 में से जीएसटी के जो रिटर्न्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज योर 3 ट्रांजेक्शन, बाकी मेरे रिटर्न्स के लिए कुछ काम का ही नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एक B2B दिख रहा है, एक ट्रांजेक्शन है वाउचर में काउंट हुआ है, वो टोटल ट्रांजेक्शन जीएसटी के लिए 3 ही है। ठीक है, सो B2B में 1 आएगा, B2C जो स्मॉल है उसमें 2 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, टोटल आपको इतना दिख रहा है। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को यहाँ पे रिकंसाइल भी करना होता है, तो आप रिकंसाइलेशन भी कर सकते हो। कैसे रिकंसाइल करेंगे, बैक जाइए आप वापस, जैसे ही डॉग प्रेस करना है, डॉग प्रेस करने के बाद आपको GST1, GSTR2, GSTR3 दिखेगा, एनुअल कंप्यूटेशन दिखेगा जो GSTR9 में होता है, ई-वे बिल जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद चलान रिकंसिलेशन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, चलान रिकंसिलेशन में आपको जाना है। चलान जैसे ही आप रिकंसिलेशन करोगे, आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कीजिए, आप कौन सा रिकंसिलेशन करना चाहते हो, एक आइटम आप सिलेक्ट कीजिए, स्पेस दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्या बोला, स्पेस दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों पे स्पेस दिया है, मतलब ये दोनों मेरा सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही सिलेक्ट हुआ आपको Alt S करना है। क्या करना है, Alt S करना है और इसको रिकंसिलेशन करना है, कि मतलब इसका पेमेंट वगैरह जो हुआ है, लिस्ट ऑफ पेमेंट वाउचर, इसका पेमेंट आपने कैसे किया, कौन सी पीरियड की बात चल रही है। तो ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की बात चल रही है। आपने पेमेंट कैसे किया है, मैंने नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट किया होगा, या तो एनईएफटी किया होगा, या तो नेट बैंकिंग यूज किया होगा ई पेमेंट के लिए। तो आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट कीजिए, नॉर्मली वहां पे ही होता है। बैंक का नाम क्या है आपकी, बैंक का नाम है मेरा HDFC बैंक। यहाँ पे CPN नंबर डालना होता है आपको नॉर्मली, तो CPN नंबर आपके पास जो होगा, पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद आपको वो आएगा। CIN नंबर भी होगा, दैट इज योर चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब चलान के ऊपर दिया होगा। तो आपको जब चलान आप क्रिएट करोगे ये सबका पेमेंट करने के बाद, तो BRN नंबर होगा, UTR नंबर जो लाइक जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पेमेंट का डेट क्या है आपका, वो आपको यहाँ पे डाल के बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैंक कौन सी थी उसका नंबर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बैंक का लाइक चेक नंबर जो होता है ना, BR नंबर, लाइक यहाँ पे पूछा है रिसिप्ट नंबर कुछ है क्या, बैंक का रिसिप्ट नंबर, तो वो रिसिप्ट नंबर मेरे को चेक से ही मिलेगा। तो बैंक कौन सी थी, HDFC बैंक थी यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, HDFC लिखो और लास्ट का चेक नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे, 6 डिजिट जो चेक का नंबर होता है, तो चेक का नंबर डाल दीजिए। पेमेंट का डेट क्या है, आपने पेमेंट कौन सी तारीख को किया, नॉर्मली मैंने 31 अक्टूबर को ही पेमेंट किया है, इसको यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करोगे चलान मेरा सक्सेस हो गया और यहाँ से हट गया। इसको बोलते हैं चलान रिकंसिलेशन करना, मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग का रिकंसिलेशन करते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलेशन किया जाता है, वैसे आपको जीएसटी का भी रिकंसिलेशन करना होगा। तो ये जीएसटी का रिकंसिलेशन, आपको क्या करना है, डॉक प्रेस करना है, दैट इज द डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी चलान,
रिकंसिलेशन करोगे, चलान रिकंसिलेशन जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है वो स्पेस करके उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अल्ट एस कीजिए। अल्ट एस मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी पेमेंट। आपने पेमेंट कैसे किया, बैंक का डिटेल डाल दीजिए। आपको जैसे आप बैंक का डिटेल डालोगे वो कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, मतलब आपका ट्रांजेक्शन बरोबर मैच हो रहा है, चालान से आपने देख के मैच किया है। समझ में आया? उसके बाद आप क्या करोगे, GSTR1 में जाना है, F2 करके आप अपना डेट हटा दीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे आपका डिटेल ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप जैसे आप GSTR1 में गए और अपने डिटेल चेक किया, यहाँ पे हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा मेरा डेटा। क्या करना होगा, या तो आप कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल ओ करके आप ऑनलाइन भी जा सकते हो डायरेक्टली अपलोड करने के। आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, कंट्रोल ई कीजिए, दैट इज एक्सपोर्ट होगा, या तो आप कंट्रोल ओ कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आप कैसे करना चाहते हो, तो आपका फाइल यहाँ पे पूछिए, मेरे को एक्सेल शीट चाहिए, एक्सेल शीट ले लिया। एक्सपोर्ट का लोकेशन क्या रहेगा, वो तो टैली ही रहेगा, लेकिन आउटपुट कहाँ पे रखना है ये आपको ऊपर है, एक्सपोर्ट करके कौन से लोकेशन में आपको डालना है। तो यहाँ से आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी पाथ में चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जहाँ पे टैली रहेगा वहां पे ही दिखेगा एक्चुअली, पर या तो आपको किधर और रखना चाहिए तो आप वहां पे भी रख सकते हो। मतलब यहाँ से आपको पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो हम लोग काम करते हैं GST प्रैक्टिकल में जाते हैं और यहाँ से मैं पाथ सिलेक्ट करती हूँ। मैं पाथ सिलेक्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे कंट्रोल C करना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल अल्ट V करके पेस्ट करना है। मतलब मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर सीधा फाइल उधर ही जाएगा। इसका नाम आपको क्या रखना है, GSTR1 जैसा दिख रहा है वैसे ही रखना है या चेंज करना है वो आपके ऊपर है। चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे आपको फाइल दिखलाएगी। तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना। अभी ये एक्सपोर्ट तो कर लिया मैंने, बट एक्सपोर्ट को जाके मैं इंपोर्ट कैसे करूंगी साइट पे जाके, वो हम लोग को देखना है। उसको बोलेंगे हम लोग ऑफलाइन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ऑफलाइन कैसे रिटर्न फाइल किया जाता है। समझ में आया सबको? यहाँ पे दो तरीके का होता है, ऑफलाइन रिटर्न या ऑनलाइन रिटर्न। तो ये जो हुआ वो ऑफलाइन हुआ, क्योंकि हम लोग ने ऑफलाइन मतलब क्या, पहले हम लोग ने GST का रिटर्न फाइल किया, लाइक टैली में उसका एंट्रीज पास किया, फिर यहाँ से हम लोग ने डेटा GSTR1 का एक्सपोर्ट किया। जैसे आपने GSTR1 का डेटा एक्सपोर्ट किया, देखो वो हर चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, B21 B2Z जो भी एक्सपोर्ट करना है उसको, जो भी करना है वो करेगा। जब तक आपका 100% नहीं हो जाता तब तक होगा। ये GSTR1 का हो गया। जैसे आपको फिर GSTR3B का भी करना पड़ेगा। GSTR1 जैसा आपने किया वैसे आप GSTR3B में जाइए। 3B में जाने के बाद क्या करोगे, जैसे आप GSTR1 में गए थे, GSTR3B में जाइए। 3B में जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, F2 करके आप चेंज किए पीरियड। जैसे आप पीरियड चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे एक मिसमैच आ गया है, मिसमैच आया। मिसमैच आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मिसमैच क्या आया है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टैक्स रेट यहाँ पे उसको मैच नहीं हुआ है इंश्योरेंस क्लेम केस में। नॉर्मल लॉस का ट्रांजेक्शन क्या है, तो इसको तो हम लोग ने नॉर्मल एंट्री पास किया था, JB पास किया था, आपको यहाँ पे रेट नहीं बताया। तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग ने इंश्योरेंस क्लेम में जाके GST एप्लीकेबल रखा होगा। नॉर्मल एंट्री पास करना है, इस पे GST कुछ नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगा। तो इसको क्या करोगे, आपका ये जो आपको जो एरर आया है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने एंट्री पास की है। या तो आप डिस्प्ले डे बुक में जाइए, डिस्प्ले डे बुक में जाके ये जो आपको इंश्योरेंस क्लेम का दिख रहा है कंट्रोल एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे तो हम लोग ने वैसे भी GST नहीं बताया है। या तो आप अनरजिस्टर्ड में डाल, अननोन में डाल दीजिए इसको, तो GST नंबर तो पूछेगा ही, लेकिन इससे एप्लीकेबल नहीं रखना है इसको मुझे। इसको हम लोग ने अनरजिस्टर्ड में डाल के देखा है क्या है उसका एरर, सॉल्व हुआ है या नहीं। वापस से आप DOG में जाके GSTR3B में जाइए, यहाँ पे F2 करके उसका पीरियड चेंज कीजिए। एरर सॉल्व नहीं हुआ है आपका, मतलब बताना पड़ेगा आपको, उसको GST रेट बताना ही पड़ेगा आपको। या एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, तो नॉर्मल ये तो परचेस टैक्सेबल में ही गया है, लेकिन आपको उसका फिर GST भी लेना पड़ेगा, तो हम लोग GST नहीं ले सकते। आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये हम लोग ने किया नहीं है अभी तक। इन रिजॉल्व हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं कैसे रिजॉल्व करना है इसको, बिकॉज इस पर GST हमको लगाना ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे लोग GST का ऑप्शन पूछ रहे हैं।
सो वी हैव डन विद द टैली का एंट्री किस तरह से पास करते हैं, लाइक उसका क्या एरर है, हम लोग को कैसे रिजॉल्व करना है वो हम लोग ने देखा। चलान रिकंसिलेशन करते हैं कैसे करते हैं वो हम लोग ने सीखा। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम लोग ने जीएसटीआर 1 को एक्सपोर्ट भी कर लिया है। आप वो वहां पे जाके देखोगे तो देखो जीएसटीआर 1 का एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है, जीएसटीआर एक्सपोर्ट होके आया है यहाँ पे। तो ये जो एक्सपोर्ट होके आया है इसको आप ओपन करोगे तो आपको पूरा डेटा दिखेगा, परचेज सेल्स। बट ये वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हाउ टू अपलोड ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर एवरीवन? मी स्वतः सांगायचं ना की नंतर ये मावशी. ओके हे मला सांगतात